अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रूल्स ऑफ डिलीवरी। व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स विद रिगार्ड टू द डिलीवरी ऑफ गुड्स गिवन इनटू द लॉ। रेलेवेंट प्रोविजंस। मीनिंग ऑफ डिलीवरी। सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 सेज डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जहां पे एक शख्स किसी दूसरे शख्स को गुड्स ट्रांसफर करता है वॉलंटरीली, मीनिंग देयरबाय विदाउट एनी कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस गुड्स को ट्रांसफर करता है, दैट इज कॉल्ड एज डिलीवरी ऑफ गुड्स। सेक्शन 32 एक रूल प्रोवाइड करता है पेमेंट एंड डिलीवरी आर कंकरेंट कंडीशंस, कि जहां पे पार्टीज के एग्रीमेंट के बीच में टाइम ऑफ पेमेंट और टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है मेंशन नहीं किया गया है, वहां पे बोथ ऑफ देम आर टेकन एज कंकरेंट कंडीशंस, मींस बोथ ऑफ देम हैव टू टेक प्लेस टुगेदर। जैसे ही बायर पेमेंट अदा कर देगा, सेलर इमीडिएटली गुड्स को डिलीवर करने का पाबंद होगा, और अगर बायर ने पेमेंट अभी अदा नहीं की है तो बायर सेलर उतनी देर तक गुड्स को अपने पास रिटेन करने का हक रखता है। उसमें सेक्शन 35 कहता है बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। बायर हैज टू अप्लाई फॉर डिलीवरी एंड एप्लीकेशन ऑफ बायर सिग्निफाइज दैट बायर इज रेडी टू पे द प्राइस। ये जो सेक्शन 35 है ये कॉरेस्पॉन्ड करता है टू सेक्शन 32 विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड बिफोर, कि जहां पे टाइम ऑफ पेमेंट और टाइम ऑफ डिलीवरी डिसाइड नहीं किया गया है, वहां पे बायर जो है वो डिलीवरी हासिल करने के लिए पहले सेलर को अप्लाई करेगा कि मैं अब गुड्स की डिलीवरी लेना चाहता हूं, और जब सेलर गुड्स की डिलीवरी के लिए अप्लाई करेगा तो वो इम्प्लाई ये कर रहा होगा, वो ये सिग्निफाई कर रहा होगा कि अब जो बायर है ही इज रेडी टू मेक द पेमेंट। तो application of delivery means that the buyer is ready to make the payment and collect the delivery of the goods. उसके बाद सेक्शन 36 सब क्लॉज 1 जब वो कहता है टेकिंग ऑफ पोजेशन बाय द बायर और सेंडिंग ऑफ गुड्स बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिसाइड कर सकती हैं कि गुड्स जो हैं वो सेलर जो है बायर की डेस्टिनेशन पे उनको ट्रांसपोर्ट करेगा, या जो बायर है वो खुद से उन गुड्स को कलेक्ट करेगा फ्रॉम द प्लेस ऑफ द सेलर। तो वट एवर इज डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज इन टू द एग्रीमेंट that is sufficient for constituting as delivery of goods. उसके बाद प्लेस ऑफ डिलीवरी वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। अगर पार्टीज के दरमियान में प्लेस ऑफ डिलीवरी कोई डिसाइड नहीं हुआ तो लॉ कहता है विद नो प्लेस ऑफ डिलीवरी हैज बीन मेंशन्ड इनटू द एग्रीमेंट द गुड्स वुड बी कंसीडर्ड एज डिलीवर्ड राइट एट द प्लेस वेयर दोज वर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इन केस दोज आर फ्यूचर गुड्स देन वेयर दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड। अगर प्लेस ऑफ डिलीवरी डिसाइडेड नहीं है पार्टीज के दरमियान में कि कहाँ पे डिलीवरी ऑफ गुड्स किया जाएगा, या सेलर उनको कलेक्ट करेगा या बायर उनको सेलर उनको डिलीवर करेगा, बायर उनको कलेक्ट करेगा, तो ऐसी सूरत के बीच में जो सेक्शन 36 है वो ये कहता है कि राइट एट द प्लेस वेयर दोज गुड्स वर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गुड्स वुड बी दैट प्लेस वुड बी कंसीडर्ड एज अ प्लेस ऑफ डिलीवरी। और अगर वो फ्यूचर गुड्स हैं अभी तक वो एग्जिस्टेंस में नहीं आई हैं, तो जिस जगह के ऊपर वो गुड्स प्रोड्यूस की जाएंगी दैट प्लेस विल बी कंसीडर्ड एज अ प्लेस ऑफ डिलीवरी। फॉर एग्जांपल अगर कोई फर्नीचर है जो कि मैन्युफैक्चर करने के बाद बायर को हैंड ओवर करना है, उसको डिलीवर करना है, तो ऐसी सूरत में वो वाला वर्कशॉप जहां पे उस फर्नीचर को बनाया जाएगा दैट वर्कशॉप विल बी द प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। Time limit for delivery where no time of delivery has been mentioned but the payment has already been made. The goods would be delivered by the seller in reasonable time to the buyer. अगर seller buyer जो है वो goods की payment कर चुका है to the seller, लेकिन time of delivery जो है वो mentioned नहीं है, तो ऐसी सूरत के बीच में law जो है वो ये कहता है कि within reasonable time, which is a question of fact, रीजनेबल टाइम के बीच में जो सेलर है गुड्स को डिलीवर कर देगा टू द बायर। और अगर अगर जो पेमेंट है वो भी अदा नहीं की गई है तो ऐसी सूरत के बीच में और टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो भी मेंशन नहीं है, तो ऐसी सूरत के बीच में सेक्शन 35 अप्लाई करेगा, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Then comes section 36 subclause 3 which says acknowledgement of third person holding the goods. Where the goods are in possession of third person at the time of sale, delivery takes place at the time when the third person acknowledges the goods on behalf of the seller and shows his willingness to pass them on to the buyer. जहां पे गुड्स जो है एक थर्ड पर्सन के पोजेशन में है, ही इज होल्डिंग देम ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, और जो बायर है ही इज टू रिसीव दोज गुड्स फ्रॉम दैट थर्ड पर्सन
तो लॉ ये कहता है कि जैसे ही वो थर्ड पर्सन जो है ही विल एक्नॉलेज द पोजेशन ऑफ गुड्स विद हिम and also he will express his willingness to transfer those goods to the buyer. So right at the time when he expresses his willingness to transfer the goods to the buyer, goods would be considered as delivered to the buyer. Then comes section 36 subclause 4, demand of delivery at reasonable hour. एक रीजनेबल आवर के बीच में यानी ऑफिस आवर्स के बीच में, वर्किंग आवर्स के बीच में डिलीवरी जो है वो डिमांड की जानी चाहिए फ्रॉम द साइड ऑफ द बायर. अगर बायर ने डिलीवरी को अप्लाई करना है टू द सेलर, अगर टाइम जो है वो मेंशन नहीं है एग्रीमेंट के बीच में एंड बायर हैज टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, तो इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी जो बायर है वो वर्किंग आवर्स को ऑब्जर्व करेगा सेलर की जो वर्किंग आवर्स है टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी. Expense of delivery, unless otherwise agreed, expense to put the goods in deliverable state are borne by the seller. गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए जो अखराजात हैं वो सेलर बेयर करेगा. हाँ, पार्टीज एग्रीमेंट के जरिए से इसे डिफरेंट एग्री कर सकती हैं, वो डिसाइड कर सकती हैं कि बायर इनको डिलीवरेबल स्टेट में लाने का जो एक्सपेंस है वो बेयर करेगा. बट इफ नथिंग एक्सेप्शनल हैज बीन एग्रीड इनटू द एग्रीड बिटवीन द पार्टीज, तो जो गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट के बीच में लाने का जो खर्च है वो जो सेलर है उसको बेयर करेगा. Then comes delivery of wrong quantity of goods. Short delivery of goods. अगर जो सेलर है वो गुड्स की जो क्वांटिटी पार्टीज के दरमियान में डिसाइड हुई थी वो वाली क्वांटिटी डिलीवर नहीं करता, शॉर्ट क्वांटिटी जो है वो डिलीवर करता है, तो ऐसी सूरत के बीच में जो सेलर है, जो बायर है, उसके पास इस चीज का राइट है कि वो उन गुड्स को रिजेक्ट भी कर सकता है, और अगर वो उनको एक्सेप्ट करता है तो प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स वो उनको उनकी जो प्राइस है वो पे करने का लायबल होगा. शॉर्ट क्वांटिटी की सूरत के बीच में बायर के पास राइट है कि वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर वो उनको एक्सेप्ट करता है तो ऐसी सूरत में उन गुड्स की जो प्राइस है, जो क्वांटिटी उसको डिलीवर की गई है उसकी प्राइस अदा करने का वो पाबंद है. एक्सेसिव डिलीवरी ऑफ गुड्स. अगर सेलर जो है एक्सेसिव क्वांटिटी डिलीवर कर देता है तो बायर के पास इस चीज का राइट है कि वो एक्सेसिव क्वांटिटी को रिजेक्ट कर सकता है, और उसका रिजेक्शन नोटिस जो है वो सर्व करने का पाबंद होगा जो बायर है. लेकिन अगर बायर वो एक्सेसिव क्वांटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसको उस एक्सेसिव क्वांटिटी की प्राइस जो है वो भी अदा करना होगी टू द सेलर. डिलीवरी ऑफ मिक्स्ड गुड्स. अगर सेलर कुछ ऐसी चीजें डिलीवर करता है कि जिसके बीच में कुछ some of the goods are conforming to the description or sample given by the buyer, and some of those goods are not conforming to the description given by the buyer. तो ऐसी सूरत के बीच में सेलर के पास बायर के पास इस चीज का राइट है कि वो नॉन कंफॉर्मिंग गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, और अगर गुड्स की नेचर इस तरह की है कि वो सेवरेबल नहीं है तो ऐसी सूरत के बीच में बायर सारी की सारी गुड्स को भी रिजेक्ट कर सकता है. Delivery in installments. No delivery in installments unless agreed by the parties. गुड्स की जो क्वांटिटी पार्टीज के दरमियान में डिसाइड हुई है उसको एज अ होल डिलीवर करना जो है वो सेलर की जिम्मेदारी है, और उनको वो इंस्टॉलमेंट्स के बीच में डिलीवर नहीं कर सकता. अगर इंस्टॉलमेंट्स में वो सिर्फ उसी सूरत के बीच में डिलीवर कर सकता है अगर पार्टीज ने अपने एग्रीमेंट के बीच में ये प्रोवाइड किया है कि गुड्स कैन बी डिलीवर्ड इन इंस्टॉलमेंट्स. अदरवाइज सेलर जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट वो सारी की सारी गुड्स को इन वन गो डिलीवर करने का पाबंद है. Thank you very much. This was all about today's topic. If you have any questions, please feel free to ask into the comment box. Thank you.